तभी उसके फ़ोन पर कमेंट आया, कुछ इमेजेस थी। रिया ने उसे ध्यान से देखा, उसमें कुछ मैसेज था, तुम इन सब से हट जाओ। रिया ने कुछ सोचकर जसबीर को बताया, कमेंट, मैसेज और खुद पर हुए हमले के बारे में और पोस्ट के बारे में जिक्र किया। इस बात से जसबीर नाराज हो गया। तुम जानती हो, तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी जाती है, तुम्हें सब नहीं करना चाहिए था। अब जो हुआ उससे तुम्हें सबक मिला होगा, आगे से ऐसा कुछ मत करना जिसे तुम मुसीबत में फंसो। खैर, ये सब कहाँ से ऑपरेट हो रहा है उसका पता लगाने में लग गए। हैकर की मदद से पता चला कि ये सब उसी क्लब से हो रहा था जहां अक्सर रिया जाती थी और जहां इन्फ्लुएंसर की पार्टी होती थी। जसबीर को अपने मुखबिरों से कुछ खास सुराग तो मिले, लेकिन इतने पुख्ता नहीं थे। जसबीर, रिया और अर्णव इस जांच में लगे थे, लेकिन वो जहां पहुंचते उससे पहले कुछ ना कुछ हो जाता था। जसबीर ने रिया से कहा कि करण तेरा दोस्त है और इन्फ्लुएंसर है, तुम्हारे कहने के मुताबिक उसका अकाउंट जतिन हैंडल करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही लोग इसमें शामिल हों। इस बात पर जसबीर ने जतिन को नेहा की सुसाइड का कारण जानने के लिए उससे इन्वेस्टिगेट किया कि जिस सुबह नेहा कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली उससे पहले रात को उसी क्लब में थी, लेकिन क्लब से जाते वक्त उसे किसी ने नहीं मिली। तुम सही सही बताओ कि क्या हुआ। जतिन ने हंसते हुआ, क्या हुआ मतलब? सेलिब्रेशन पार्टी थी, काफी लोग थे, सब कुछ मैंने ही अरेंज किया था, सभी को वेलकम की जिम्मेदारी मेरी थी, सो नेहा का भी वेलकम मैंने ही किया। हाँ, वो एक अच्छी जर्नलिस्ट थी बस। उसके अगले दिन मुझे पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया। उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था क्या पता, जतिन ने जसबीर से कहा। जसबीर ने उसकी बात पकड़ी। पर्सनल लाइफ मतलब? खैर छोड़िए, जैसा कि आपने कहा कि आपको सुबह ही पता चल गया कि नेहा ने सुसाइड कर लिया। हाँ, सुबह ही पता चल गया। ये बात बोल जतिन थोड़ा हड़बड़ा गया, जिस बात को जसबीर ने नोट कर लिया। ठीक है मिस्टर जतिन, कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो मैं तुमसे खुद मुलाकात। रात का वक्त था जब जसबीर क्लब पहुंचा। वहां जोरों का जश्न चल रहा था। म्यूजिक की धड़कनें दीवारों से टकराकर कानों में उतर रही थी। क्लब के बाहर खड़े एक भारी भरकम गार्ड ने उसे देखा और इशारे से बुलाया। चलिए जनाब, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। जसबीर गार्ड के पीछे पीछे क्लब के एक लंबे कॉरिडोर से गुजरा। वहां की रीत थोड़ी अलग थी। मुख्य हॉल में दाखिल होने से पहले पैरों में आईसीयू की तरह साफ सुथरे शू कवर पहनने पड़ते थे और हाथों में ग्लव्स। जसबीर ने हैरानी से पूछा, ये क्या है और क्यों? गार्ड बोला, बॉस को एलर्जी है जनाब। ऐसी एलर्जी कि अगर 100 मीटर दूर से कोई कुत्ता बिल्ली गुजर जाए तो उन्हें पता चल जाता है, और उससे ज्यादा डस्ट से तो पूछिए मत, बहुत ही है। जसबीर ने मुस्कुराकर अपने जूते पर कवर पहनने लगा। जैसे ही आगे बढ़ा, गार्ड ने फौरन कड़क आवाज में टोका, रुकिए। जसबीर हैरानी से रुका। जनाब, लगता है कवर की सिलाई खुल गई है, आपकी जूते की एड़ी दिख रही है, कृपया उसे बदल लें। जसबीर रुक गया, बैठकर अपनी एड़ी की तरफ देखा। सच में उसके जूते की एड़ी बाहर झांक रही थी। एक पल के लिए वह बस उसे देखता रहा, मानो कोई भूली हुई याद झिलमाने लगी हो। गार्ड ने फिर पूछा, क्या हुआ जनाब? जसबीर ने खुद को संभाला, चुपचाप नया कवर पहना और आगे बढ़ गया। अंदर का माहौल काफी अजीब था। रोशनी मंद थी, कहीं कहीं नीली स्पॉट लाइटें झिलमिला रही थी। नजारा किसी हाई एंड नाइट क्लब जैसा था, चमक, साजिश और रहस्य से भरा हुआ। कुछ ही पलों में जसबीर क्लब मालिक टिंगूस के सामने खड़ा था। एक छोटा कद, मोटा पेट, नुकीली निगाहों वाला आदमी। उसकी छोटी छोटी उंगलियों ने जसबीर को बोलने से पहले ही चुप रहने का इशारा कर दिया था। टिंगू बोला, तो आपका कहना है कि वो लड़की मरने से पहले हमारे क्लब में थी, तो इसका हम क्या मतलब निकालें? जसबीर कुछ बोलने ही वाला था कि टिंगू ने एक कड़ा लहजा अपनाया। देखिए जनाब, जी हाँ, ये मेरा क्लब है। बहुत से लोग आते जाते हैं, एक तरह की पार्टियां होती हैं, बर्थडे, फेयरवेल पार्टी, सिगरेट डील्स तक। अब हर एक पर नजर रखना मेरा काम तो नहीं है, हमारा मैनेजर सब देखता है। कुछ पल जसबीर और टिंगू के बीच सन्नाटा छाया गया। टिंगू का लहजा तो ठंडा था, लेकिन आंखें शातिर थी। जसबीर ने नजरें नहीं हटाई, जैसे वो उस आदमी की खाल के नीचे झांक लेना चाहता हो। मैनेजर कहाँ है? जसबीर ने सीधे पूछा। टिंगू ने होठों सिगार दबाया, लाइटर जला और एक कश लेते हुए बाउंसर की तरफ देखा। फिर जसबीर को देखते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है जनाब, बैठिए, आराम से बात करते हैं। जसबीर ने कुर्सी खींची, बैठा और धीरे से कहा, लड़की की लाश कंस्ट्रक्शन साइट पर सुबह मिली। जैसा कि वहां के चौकीदार ने बताया कि वो किसी ऊंची जगह से
गले में दुपट्टा डाल लटकी थी, जैसा कि उसने आत्महत्या की हो, चौकीदार ने कहा। और क्लब के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में लड़की मरने से पहले एक रात अंदर आते तो दिखाई दे रही है, लगभग 10 बजे किसी लड़की के साथ। लेकिन रात क्लब से सभी के बाहर जाने की सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ऐसा क्यों? और जो लड़की मरी वो क्लब से बाहर कब गई? और जैसा कि मैंने देखा कि आपके सीसीटीवी अक्सर रात में खराब हैं, जिसमें तकरीबन सभी के जाने की फुटेज नहीं है। टिंगू ने तुरंत थोड़ी सख्ती से अपने पास खड़े बाउंसर की ओर देखा। जी सर, वो क्या है, सीसीटीवी में कुछ प्रॉब्लम है सर। मैकेनिक को अर्जेंटली कॉल किया था लेकिन आ नहीं सका सर। ये प्रॉब्लम अभी कुछ ही दिनों से है, टिंगू ने बाउंसर तुरंत जवाब दिया। जसवीर कुछ पल उस आदमी को एकटक देखता रहा। ठीक है, जसवीर ने कहा, लेकिन आपकी क्लब पार्टी उस रात कितने बजे खत्म हुई? रात 1:30 बजे तक, बाउंसर ने कहा। रात 1:30 बजे, मतलब नेहा नाम की लड़की यहाँ से 1:30 बजे के बाद निकली होगी। जसवीर ने फिर ध्यान से टिंगू की ओर देखा और कहा, सर, तो क्लब से निकलने और सुसाइड के बीच ऐसा क्या हुआ कि उसे सुसाइड करना पड़ा? टिंगू का चेहरा पल भर में कुछ सख्त हो गया, फिर मुस्कुरा दिया। आप हमें बता रहे हैं या धमका रहे हैं? जसवीर बोला, नहीं, मेरा मतलब। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई, दरवाजा खुला। गार्ड ने सिर झुकाकर कहा, सर, मैनेजर साहब आ गए। जतिन को अंदर आया देख जसवीर को ज्यादा कुछ हैरानी नहीं हुई, वो जानता था उसे। लेकिन एक बार तो जतिन थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन चुप रहा। उसे देख जसवीर भी नॉर्मल रहा। सर, क्लब का अरेंजमेंट, सारा रजिस्टर, एंट्री डिटेल और स्टाफ शेड्यूल मेरे पास है। जसवीर ने बीच में रोकते हुए कहा, मैनेजर मतलब जतिन। जतिन थोड़ा सा कुचा गया। टिंगू ने थोड़ा रुक कर कहा, जी जतिन, लेकिन आप एक बात क्लियर कीजिए कि जो लड़की मरी है उससे हमारा क्या लेना देना। आप जाइए, कुछ और कीजिए, हमें भी बहुत सारे काम हैं। ये बोल टिंगू मुड़ा और जाने लगा। तभी जसवीर ने कहा, लेकिन जनाब, जो इन्फ्लुएंसर की पार्टियां होती हैं उसकी सारी डील तो आपका मैनेजर जतिन ही करता है, इसकी जानकारी तो आपको है ही। ये बात सुन टिंगू रुका और जसवीर की तरफ पलटकर सिर्फ कंधे उचकाकर कुछ कहने वाला था। उसके असिस्टेंट ने उसका फोन उसे दे दिया। टिंगू ने फोन सुन, ओके मिस्टर इंस्पेक्टर, इट्स अर्जेंट, कह निकल गया। जसवीर उसे जाते देखता रहा। गार्ड ने जसवीर को जाने का इशारा किया। जसवीर जब अपनी गाड़ी में वापस आ रहा था तो उसके जहन में एक ही बात कौंध रही थी। उसे वही फटा हुआ शू कवर फ्लैश हो रहा था। खैर, जसवीर ने रिया के साथ करण को इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके पास गया। करण का भी वही कहना था, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। हाँ, पता चला था कि कोई जर्नलिस्ट की बॉडी मिली थी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर। जसवीर के मुखबिर ने जसवीर को खबर दी कि उसने अर्णव को जतिन के साथ देखा। अब ये सब जानने के बाद पूरी निगाह अर्णव पर रखी गई। एक दिन अर्णव किसी बार में बैठा था। बार में हल्की डिम लाइट थी, हल्का संगीत बज रहा था। तभी उसके पीछे की टेबल पर एक कपल आया जो उससे हल्का टकरा गया। सॉरी बोल वो वहां बैठ गए। अर्णव ने भी इट्स ओके कहे अपना गिलास सिप करने लगा। वो दोनों भी अपनी बातों में मशगूल थे। कुछ पल इंतजार करने के बाद जतिन आया और अर्णव के साथ की टेबल पर बैठ गया। जतिन की पीठ अर्णव की तरफ थी। अर्णव ने जतिन से कहा, इंस्पेक्टर को उस लड़की का शक मुझ पर हो गया है, तुम्हें सब नहीं करना चाहिए था। जतिन ने अर्णव से कहा कि तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। और वो दूसरी को लड़की जो है उसे भी देखना पड़ेगा, वो कुछ ज्यादा ही खबर रख रही है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो नई जनरेशन रील्स और इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए पागल है। तो सब हमसे दूर हो जाएंगे, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। ऊपर के लोगों को क्या जवाब देंगे? तुम अलर्ट रहकर अपना काम करते रहो, मैं देखता हूँ। और वो टेबल पर एक गिफ्ट पेपर बैग छोड़ चला गया। अर्णव भी उठा, उसने पैकेट उठाया और वहां से निकल गया। जसवीर अर्णव दोनों कोई सुनसान सी बिल्डिंग में जा रहे थे। जब दोनों वहां पहुंचे तो रिया भी वहां मौजूद थी। कुछ कुर्सियां टेबल पड़ी थी। अर्णव ने रिया को देख कुछ अजीब सा रिएक्शन किया कि यहाँ कैसे। जसवीर ने अपना मोबाइल साथ की टेबल पर रखा। उसे देख अर्णव ने भी वहीं रख दिया। कुछ स्नैक्स वहां पड़े थे। जसवीर ने खाने शुरू किया और अर्णव की तरफ बढ़ा दिए। अर्णव ने दोनों हाथ में कुछ स्नैक्स, एक हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक ले पीना शुरू किया। तभी रिया ने पीछे जा अर्णव को किसी रस्सी से उसी कुर्सी में बांधा, जिसमें बढ़कर जसवीर ने भी साथ दिया। ये सब देख अर्णव थोड़ा घबरा गया। ये सब क्या है जसवीर? सर, ये क्या हो रहा है? अर्णव ने चिल्लाते हुए कहा। तब जसवीर एक चेयर खींच उसके सामने बैठा, पूछा, एक बात बता कि नेहा का सुसाइड था या मर्डर? अर्णव ने कहा, सुसाइड था, ये तो आप भी जानते हो।
और जिसकी छानबीन हम कर रहे हैं कि कहीं वो मर्डर तो नहीं है। जसबीर उसकी बात काटते हुए कहा, हम नहीं, सिर्फ मैं। मतलब, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, और ये सब क्या है जो मुझे इस तरह से बांधा है, क्यों बांधा है? अर्णव ने कहा। तभी अंदर से वही दोनों कपल सामने आए जो बार में अर्णव के पीछे आकर बैठे थे। अर्णव को उन्हें देख याद आया। जसबीर ने कपल की तरफ देखते हुए अर्णव को धमकाते हुए कहा, देख अर्णव, तेरे बारे में सब जान चुके हैं, जो कुछ है सच सच बता दे। एक पल के लिए अर्णव चुप हो गया। उसकी आंखें भर आई, उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। फिर वह बिखरते हुए बोलना शुरू किया। जब मैंने नेहा को उस पार्टी में देखा तो सब कुछ फिर से आंखों के सामने घूम गया। हम दोनों प्रेम करते थे और दोनों पत्रकार थे, लेकिन सिर्फ रिपोर्टर नहीं बल्कि छुपी कहानियों की तह तक जाते थे। हमें कहानी मिली थी, एक ऐसी सच्चाई जो दुनिया को सामने लाना आसान नहीं था। आज की जनरेशन सोशल मीडिया की चमक धमक तकरीबन सभी इतने दीवाने हो चुके हैं कि हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, हर कोई मशहूर होना चाहता है, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इन्हीं युवाओं पर कुछ डिजिटल शिकारी नजर रखे थे, वे लोग जो सोशल मीडिया की चमक का इस्तेमाल करके इन नौजवानों को अपने जाल में फंसाते थे। पहले उन्हें बड़े सपने दिखाए जाते, लाखों फॉलोअर्स, महंगे ब्रांड, पॉपुलैरिटी, और फिर शुरू होता सौदों का सिलसिला। तुम बस ये करो, तुम्हारा चेहरा ब्लर कर देंगे, कोई नहीं जानेगा, पर तुम्हें लाखों मिलेंगे। ऐसे झूठे वादों के सहारे उनके अश्लील वीडियो तक बनाए जाते हैं। एक बार जो दलदल में उतर गया वो फिर बाहर नहीं निकल सका। हर काम पर कमीशन, हर प्रमोशन पर सौदा। उनकी जिंदगी अब उनकी नहीं रही। हम दोनों, नेहा और मैं, इसी अंधेरे में एक रोशनी की तलाश कर रहे थे। हमने मिलकर एक जहन्नुम की कहानी बनानी शुरू की, लेकिन शायद नेहा उस सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गई थी। अर्णव खामोश हो गया। जसवीर ने फिर पूछा, आगे क्या हुआ? जवाब में अर्णव ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं करण को अच्छी तरह जानता था। हम एक बार ड्रिंक कर रहे थे। करण अपने रुतबे और दौलत की खूब शान बघार रहा था। मुझे ये सब पसंद नहीं आया। तभी कुछ लड़कियां आई और करण से गले मिली। मुझे तो भाव तक नहीं दिया। मैं भीतर ही भीतर जलने लगा और शायद नशे में मेरे मुंह से निकल गया, यार करण, तेरे ऐशो आराम की जिंदगी के पीछे जो काला धंधा है ना, वो सब मुझे पता है। तू खुद कुछ नहीं करता, तेरा सारा काम तो तेरा जिगरी जतिन ही संभालता है। मैंने पास बैठे जतिन की ओर इशारा करते हुए कह दिया। जतिन मुस्कुराए, फिर बोला, भाई किसी को तो करना ही होगा ना, आखिर दोस्त है मेरा, छोड़ो ये सब, एक एक पैग और हो जाए। उसने वेटर को इशारे से बुलाया और ड्रिंक मंगवा ली। उसने मुझे उकसाते हुए कहा, भाई अर्णव, तू तो एक पत्रकार है, दिन रात धक्के खाता है, ना खुद को चैन ना दुनिया को। क्या मिलता है तुझे इस मेहनत से? उसकी बात ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। नशे में झूमता हुआ मैंने कहा, सच कह रहा है यार, हमारी तो जिंदगी ऐसी जद्दोजहदें बीत जाती है। बड़े बड़े बंगले, महंगी शराब, हमारी किस्मत में कहाँ। जतिन ने फिर से मुझे ललचाते हुए कहा, भाई देख, इस गिलास में जो रंगीन पानी है ना, उसकी कीमत तेरी तनख्वाह से भी ज्यादा है। मैंने बिना सोचे समझे गिलास उसे लिया और बॉटम अप कर दिया। तभी जतिन ने बात घुमाई, जो तू कह रहा है कि ये काला धंधा है, हाँ है, पर देखना इसमें क्या क्या है। मैं तुझे एक ऐसी डील दिलवाऊंगा, तुझे कभी ये सब नहीं करना पड़ेगा। बस तू हमें अपनी रिपोर्टिंग का डाटा दे दे। उस लालच ने मुझे खरीद लिया। अगले दिन जब नेहा से मुलाकात की तो मैंने कहा, देख नेहा, जो भी स्टोरी हमने तैयार की है उससे फ़ायदा कंपनी को होगा। हम सिर्फ थोड़ी तारीफ मिलेगी, लेकिन हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। नेहा उसकी आंखों में देखते हुए चुप रही। तू समझने की कोशिश कर, देख, हमें तो अपना भविष्य बनाना है और उसमें ढेर सारा पैसा चाहिए जो इस डील से मिल सकता है। नेहा ने धीरे से पूछा, तो अर्णव तू क्या चाहता है? बस यही कि हम ये स्टोरी का एक्सपोज ना करें? अर्णव ने तुरंत जवाब दिया। नेहा का चेहरा सख्त हो गया। तू जानता है तू क्या कह रहा है? हम कितनी मेहनत से ये सच लेकर आए हैं। समाज में कैसे कैसे काले धंधे चल रहे हैं, टीनेज बच्चे कैसे फंस रहे हैं, और तू कहता है इसे छुपा दें? हाँ, क्योंकि इसके बदले हमें इतना पैसा मिलेगा कि जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। नेहा चुपचाप उठी। अर्णव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से चली गई। प्रेजेंट डे, जो डील मुझे मिलने वाली थी वो भी नहीं मिली, और जो स्टोरी नेहा को एक्सपोज करनी थी वो अधूरी ही रह गई। उसी दिन से मुझे नेहा से नफरत हो गई। मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। जसवीर ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? मैं जतिन के संपर्क में था,
तो था ही, क्लब आता जाता रहता था, लेकिन डर था कि नेहा कभी भी कुछ और स्टोरी एक्सपोज ना कर सकती है। मैंने जतिन को कहा कि उसे किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा। जिस दिन वो क्लब में आई मैंने उसे देखा, शायद उसने भी मुझे देखा लेकिन समझ नहीं पाई। मैंने जतिन को बताया कि वही नेहा है जिसके पास सबूत है, उसे फंसाना होगा। मैंने अपनी और नेहा की निजी तस्वीरें जतिन के साथ साझा की। जतिन ने पार्टी में उसे ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया। नेहा बाहर कॉल सुनने गई। हम समझे वो बेहोश होगी, लेकिन जब पहुंचे तो उसकी हालत बहुत खराब थी, मरने के कगार पर थी। ब्लैक स्कॉर्पियो रात के अंधेरे में शहर से दूर एक बंद कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची। उसमें से जतिन और 4-5 बाउंसर उतरे। सभी ने शू कवर और ग्लव्स पहन रखे थे ताकि कोई निशान न छूटे। जब नेहा को ऊपर ले जाया जा रहा था, एक बाउंसर का पैर सीढ़ियों पर फिसला और उसका शू कवर फट गया। वहीं पास में किसी ड्रम से कुछ लिक्विड गिरा था। बाउंसर का पांव उस पर पड़ा और उसके जूते की एड़ी के निशान जमीन पर छप गए। जतिन ने नेहा को फोन और लैपटॉप नीचे फेंक दिया, फिर हमारे पुराने निजी फोटो और वीडियो वायरल कर दिए और फिर अर्णव चुप हो गया। जसवीर ने गुस्से में पूछा, तू ये सब कैसे जानता है? मैं भी तो क्लब में ही था उस दिन। मुझे शक हुआ तो मैं बाइक से उनका पीछा करने लगा और पास की झाड़ियों में छिपकर सब देख रहा था। उसका दुपट्टा उससे गले में बांधकर उसे लटका दिया गया। जब खबर फैली तो सबसे पहले लोगों ने नेहा और लड़के का वायरल वीडियो देखा और अब आत्महत्या की खबर आई तो यह कहकर मामला दबा दिया गया कि उसने शर्म के मारे जान दे दी। एक निर्दोष लड़की खुदकुशी करने वाली बना दिया। रिया ने अर्णव को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तेरे जैसे लोग चंद पैसों के लिए सब कुछ बेच देते हैं। जिस लड़की को तूने कभी चाहा था उसके साथ ये किया। उसने अर्णव की कुर्सी पर लात मारी और वो जमीन पर गिर पड़ा। जसवीर के पास अब पक्के सबूत थे। उसने जतिन को उठाया और पूछताछ शुरू की। जतिन ने बताया कि वह नए लड़के लड़कियों की वल्गर रील्स बनाकर उन्हें फेक फॉलोअर्स से इन्फ्लुएंसर बनाता था और फिर मोटा पैसा कमाता था। जसवीर ने पूछा, जो तुम्हारी बात नहीं मानते उनका मर्डर कर सुसाइड बना देते? जब ज्यादा टॉर्चर किया गया तो जतिन ने बताया कि असली गेम मास्टर क्लब का मालिक टिंगू है। टिंगू क्लब के अंदर से सोशल मीडिया का पूरा काला जाल चलाता था, वायरलेस सिस्टम के जरिए, जिससे पकड़ में नहीं आता था। करण भी इस गैंग में शामिल था। वो नए इन्फ्लुएंसर को फंसाने का काम करता था। जब करण से पूछा कि उसने रिया को क्यों नहीं फंसाया तो उसने कहा, मैं रिया से प्यार करने लगा था लेकिन कभी कह नहीं पाया। जसवीर ने शू कवर का राज खोला। नए क्रिमिनल के नए स्टाइल। टिंगू को गिरफ्तार कर लिया। जतिन ने पुलिस स्टेशन में आत्महत्या कर ली। रिया ने नेहा को न्याय दिलाया। उसने सोशल मीडिया की दुनिया से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया और अब अपने माता पिता के साथ रहने लगी। जब जब उसे नेहा याद आती उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद लुढ़क जाती। समाप्त।